हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे पंचविध कषाय कल्पना की बाकी की कल्पनाएं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सरस कल्पना बता दिया था, ठीक है। तो और बाकी विशेष कल्पना की इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, मतलब कि क्या उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का। तो आज हम पढ़ेंगे कल कल्पना, हिम, फांट और क्वात। और उसके साथ एक और कल्पना जो कल कल्पना के साथ ही मतलब के अंतर्गत ही दी जाती है, चूर्ण और वटी। तो उसमें से हम चूर्ण कल्पना आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल का कल्पना। कल कल्पना जो होती है वो क्या होती है, सेकंड कल्पना है, मतलब पहली स्वरस और सेकंड कल कल्पना ली जाती है। अब देखेंगे इसमें तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, मतलब जो सारंग जी ने बताई है, विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है इसको। तो द्रव्यम आर्द्रम शिलापृष्ठम, मतलब कि शिला आर्द्र द्रव्य लेकर के, जिसका भी हमें कल का बनाना है उसको कैसा लेना है, आर्द्र द्रव्य लेना है। और शिला पर पृष्ठ, मतलब कि उससे मचलना है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर शुष्कम व सजलम भवे, और अगर शुष्क लिया है तो उसमें हम जल को ऐड कर देंगे और उसको गीला करके कल का बनाएंगे। और इसका प्रक्षेप आवाप कलकास्ते, मतलब कि प्रक्षेप और आवाप इसके क्या है, पर्याय बताए गए हैं। धन मानम कस संहिता, और इसका मान मतलब कि इसका जो मान मतलब कि क्या बोलेंगे, कितनी मात्रा में लेना है, तो वो हो जाएगा एक कर्ष की मात्रा, ठीक है। एक कर्ष किसकी किसकी और मात्रा बताई गई है, मैं आपको बता देती हूँ। वटी की भी और चूर्ण की भी, क्योंकि कल्क के अंतर्गत ही वटी और चूर्ण को लिया जाता है। और एक और अगर थोड़ा सा ट्रिक से देखें तो कवच आप याद कर सकते हैं। तो क से हो जाएगा कल्क, व से हो जाएगा वटी और च से हो जाएगा चूर्ण, ठीक है। एक चरक जी के अनुसार ही बताइए, यह पिंडोरस पिष्टा नाम सकल्क प्रकृतिता, मतलब कि द्रव्यों को रस सहित पीसकर, मतलब कि जो आर्द्र हो जिसके अंदर रस हो उस सहित पीसकर पिंड बना लेना ही कल्क कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पार्थिव द्रव्यों की कल कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, अलग से लिख दिया है कि पार्थिव द्रव्य की जो थी वो कल कल्पना की जानी चाहिए, या जिन द्रव्यों का वीर्यांश किसमें होता है, द्रवांश में और काष्ठ भाग दोनों में होता है, उसकी हमको कल कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। पर्याय क्या है, प्रक्षेप और आवा, मतलब कि ऐसा पूछ सकते हैं कि कल के पर्याय वन वर्ड में, या तो आपको याद होनी चाहिए प्रक्षेप और आवा। मात्रा इसकी एक कर्ष बता दी है, कवच की मात्रा एक कर्ष होती है। प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं ये मैंने पिछली बार बता दिया था, इसका प्रयोजन भी बता दिया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कल्क में क्या क्या डालेंगे। तो देखो, मधु, घृत और तेल, ये इनको दोगुना मात्रा में डालते हैं, ठीक है। ये बीच वाला भी छोड़ दो। कोई द्रव मतलब कोई भी इसके अलावा लिक्विड, जैसे स्वरस, स्वाद, हीम, फांड या फिर कुछ भी डालेंगे, जल भी, तो उसको कितना, 4 गुना मात्रा में डालेंगे। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो मधु, घृत और तेल, अब ये महंगे मिलते हैं, लिक्विड तो है लेकिन थोड़े से महंगे हैं, तो इनको कम मात्रा में लिया है, ऐसे याद रख लेना। तो 2 गुना, और कोई और लिक्विड होगा तो उसको हमको 4 गुना लेना है। उसके बाद है यहाँ चीनी और गुड़, तो इनको समान मात्रा में लिया है, ठीक है। तो ये गुड़ और चीनी को समान मात्रा में लिया है, तो गुड़ को पहले मतलब कि गुड़ वाला गु और ची वाला चीनी, तो गुची, तो गुची को क्या था, एक एक मात्रा में लिया, मतलब समान मात्रा में, तो एक एक। तो मतलब मैं इसके आगे ट्रिक बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो गुची को कितनी मात्रा में लिया, मतलब सॉरी, देखेंगे कि गुची मतलब गुड़ को समान मात्रा में लिया है और चीनी को भी समान मात्रा में लिया है, तो गुची कितना हो जाएगा, 11। और अगर अपन चूर्ण कल्पना या वटी कल्पना देखेंगे, तो चूर्ण में जो है वो गुड़ को समान मात्रा में लिया है और चीनी को 2 गुना मात्रा में लिया है, तो गुची कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और वटी कल्पना में क्या किया है कि गुड़ को जो है वो 2 गुना मात्रा में लिया है और चीनी को जो है वो 4 गुना मात्रा में लिया है, तो गुची कितना हो जाएगा, 24। तो ऐसे याद कर लेना तुम, मतलब कि 11, 12 और 24, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कल्क का, 12 हो जाएगा चूर्ण का और 24 हो जाएगा वटी का, ठीक है। अब आगे देखेंगे कल्क का उपयोग, मतलब कि कल्क का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये प्रक्षेप द्रव्य हो गया, ठीक है। तो हम औषधि रूप में खाने में प्रयोग कर सकते हैं, प्रदेह प्रलेप मतलब लेप लगाने में यूज़ करते हैं, व्रणों को शुद्ध करने के लिए, जैसे निम्ब कल्क है तो वो शोधन रोपण करेगा, उसमें जो है वो तिक्त रस होता है, तो वो जो है वो क्या करता है, व्रणों को शुद्ध करता है, या जो भी कृमि होते हैं उनका नाश करने का काम करेगा। उसके बाद शोथ को दूर करने का काम करता है कल्क, मतलब शोथ अगर हो गया है तो हम कल्क लगा सकते हैं। प्रमथ्या के निर्माण, प्रमथ्या हम आगे पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल बस निम्बकल्क और रसोनकल्क, दो प्रकार के कल्क हैं। जैसे कि अगर तुमको एग्जाम में कैसे आएगा कि कल्क निर्माण की विधि लिखिए और कोई एग्जाम्पल दीजिए, एक या दो जो भी है। तो निम्बकल्क और रसोनकल्क बस कल्क वही, मतलब शिला पे पीस करके ऐसे बनाना है, ऐसे आप विधि लिख देना। और किसका बनाना है, तो निम्बकल्क अगर बनाना है तो उसके यूज़, तो हम उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो व्रण शोधन रोपण में, पित्त और कफज विकार में, ठीक है। और कृमि ये और कृमि का नाश करने में, ठीक है। उसके बाद रसोनकल्क को तिल के साथ यूज़ करेंगे, मतलब तिल को ऐड करके। तो तिल को ऐड करेंगे और ये यूज़ कहाँ होगा, तो वात रोग शामक होता है ये, और ये क्या होता है, विषम ज्वर उनको नाश करने वाला होता है, ठीक है। तो कल कल्पना अपन ने पढ़ ली है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी शारंगर के अनुसार, इसमें विधि भी है, उसके पर्याय भी है और उसकी मात्रा भी है। रक्षक द्रव्य मैंने बता दिए, थोड़े से मधुघृत तेल महंगे होते हैं, फिर लिक्विड वाले हो गए, और उसके बाद गुची, ऐसे याद रखना, गुची 11, ठीक है। उसके बाद कल्क का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे आप सब कुछ आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद निम्बकल्क और रसोनकल्क, दो अपन ने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कल्पना, मतलब थर्ड कल्पना, क्वाथ कल्पना, ठीक है। तो क्वाथ कल्पना को जो थे वो क्या, कषाय और श्रित और निर्यो भी कहते हैं। श्रित तो चरक जी कहते हैं, ठीक है, ये पता है। अब इसके डेफिनेशन, ठीक है। वहनो तो क्वथितम द्रव्यम श्रुत माहुत चिकित्सक, ठीक है। और वहनो मतलब कि अग्नि, तो मतलब जल के साथ अग्नि पे पकाना, ठीक है, या उबालना, या फिर मतलब इतना पकाना कि उसका सार भाग जो होता है वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्वाथ कल्पना। अब कितना पकाना है ये थोड़ा सा आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया है। जैसे कि आचार्य शारंगधर जी क्या बोलते हैं कि जैसे हमने एक पल द्रव लिया है और द्रव लिया है और हम हमको द्रव्य लिया है, मतलब कोई भी औषधि द्रव्य, उसको कितना लेना है हमको, जितना भी लिया है, मतलब अगर एक पल लिया है तो हमको उसको 16 गुना पानी लेना है और उसको 1/8 शेष रहने तक पकाना है अग्नि पे, मतलब इतना पाक करना है कि वो उसका केवल 8वां भाग बच जाए पूरे मतलब कि मिक्सचर का। और हमको द्रव्य जो औषधि द्रव्य लेंगे वो कैसा लेंगे, यवकुट, यह मतलब थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा फाइन पाउडर नहीं लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि उसका सार भाग अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो हमको यवकुट लेना है, ये अच्छे से याद रखना, 16 गुना पानी लेना है और 1/8 शेष रहने तक उसको पकाना है, ये बोलते हैं शारंगधर। लेकिन बाकी आचार्य बोलते हैं कि 1/4 शेष रहने तक उसको पकाना है, जैसे कि सुश्रुत, वाग्भट और अष्टांग हृदय, ये सब, मतलब इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि हमको 1/4 शेष रहने तक पकाना है। अब शारंगधर जी बोलते हैं कि 16 गुना पानी लेना है, सुश्रुत और वाग्भट बोलते हैं कि 8 गुना 16 गुना कितना भी ले सकते हो। और हाँ, अष्टांग हृदय मतलब वही वाग्भट जी ने एक जगह और ये भी बताया कि पूर्ण सार आने के लिए आवश्यक जल, मतलब कि 8 गुना 16 गुना तो ठीक है, उन्होंने बता दी है कंडीशन, पर ऐसा भी बताया है कि अगर सार भाग नहीं आ रहा है इन दोनों पे भी तो आप ज़्यादा या कम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, बाकी 1/4 शेष रहने तक ही पकाना है, और 1/8 बोला है शारंगधर जी ने। तो ये हो गई हमारी विधि, ठीक है, शारंगधर के अकॉर्डिंग, सुश्रुत, वाग्भट के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे अब देखो ऐसा, यादव जी त्रिक्रम जी, मतलब जिन्होंने द्रव्यगुण विज्ञान लिखा है, उन्होंने भी दो तरीके से बताया है कि दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया है कि द्रव मतलब कि जो जल है उसको हमें कितना लेना है। तो सबसे पहला उन्होंने द्रव की संघात के अनुसार बताया। संघात मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है कि मृदु है एकदम, तो हमको मृदु होगा तो कम मात्रा में ही अगर जल लेंगे और पकाएंगे तो सार भाग उसका आ जाएगा। तो अगर मृदु द्रव्य लेंगे तो 4 गुना हम पानी लेंगे, इसी के यहाँ गुना कर लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। अगर मध्यम ठीक है, अगर मध्यम द्रव्य है तो उसमें हम 8 गुना लेंगे, और कठिन द्रव्य है तो उसमें हम 16 गुना जल लेंगे, ठीक है। इतना तो मतलब समझ ही जाएंगे कि मृदु है मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट है तो उसको हम कम जल में और कम टाइम तक भी पकाएंगे तो वो उसका सार भाग उसमें आ जाएगा। तो मृदु में 4 भाग, मध्यम में 8 भाग, कठिन में 16 भाग। अब इन्होंने ये तो हो गया पहला। दूसरा, उन्होंने दूसरी तरीके से कैसे बताया कि द्रव्यों की मात्रा के अनुसार, मतलब कि हमको कितने द्रव्य का हमको क्वाथ बनाना है। जैसे हमें 1 कश तक ही बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है, तो उसमें हम 16 गुना पानी लेंगे, ठीक है। हमको 1 पल से 1 कूढ़ों तक बनाना है तो हम उसमें 8 गुना पानी लेंगे, और एक कूढ़ों से खारी तक बनाना है तो उसमें हम 4 गुना पानी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो एक कर्ष तक हम 16 गुना, मतलब कि द्रव्य जो जितना कम होगा पानी की मात्रा हम उतना ज़्यादा गुना लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर द्रव्य जैसे कि अगर एक कर्ष ही द्रव्य अगर हम इसका 4 गुना पानी लेते हैं तो पानी बहुत कम होगा, और वो जैसे हम मतलब कि थोड़े से ही अग्नि देंगे और वो उड़ जाएगा, तो उसका सार भाग नहीं आ पाएगा। तो वह इसीलिए हमको जो कम द्रव्य है उसमें हमको ज़्यादा गुना पानी लेना है, ठीक है। तो एक कर्ष तक 16 गुना, एक पल से एक कूड़ा तक हमको 8 गुना लेना है, एक कूड़ा से खारी तक हमें 4 गुना लेना है। मात्रा इसकी कितनी है, 2 पल बताई है शारंगधर जी ने, और यादव जी त्रिक्रम जी ने बताई है 1 पल, ठीक है। ये हो गई उसकी मात्रा। अब हम देखेंगे प्रक्षेप द्रव्य। अब प्रक्षेप द्रव्य में देखो, प्रक्षेप द्रव्य क्या क्या, ये जो किचन में मसाले यूज़ होते हैं वैसे ही है। देखिए सी जीरा, लवण, क्षार, हींग, त्रिकटु, ठीक है। इनको अभी मतलब कि मसाले हैं ना, तो इनको थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो कितनी मात्रा में डालना है, 3 ग्राम की मात्रा में मतलब कि 1 शान की मात्रा में, ठीक है। उसके बाद बाकी की बची हुई चीज़ें जैसे कि दूध, घृत, तेल, मूत्र, कल्क, चूर्ण, गुड़, ये सब हम चीज़ें डालते हैं, तो ये कितनी मात्रा में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा ना, तो इससे कितना हो जाएगा, ये 4 गुना मात्रा में, मतलब 1 कर्ष की मात्रा में। तो ऊपर वाला हो गया 1 शान, दूसरा वाला हो गया 1 कर्ष। अब देखो, अब 2 चीज़ें और हैं, शर्करा और मधु, ये भी अगर हम क्वाथ में ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, दोषों के अकॉर्डिंग, कि हमने जो भी औषधि बनाई है वो हम किस दोष में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वात, पित्त, कफ, अब देखो ये तो नॉर्मल सी बात है कि शर्करा हम किस में ज़्यादा देंगे, वातज रोगों में ज़्यादा देंगे और कफज में कम देंगे, तो यही सीक्वेंस है। शर्करा का याद कर लेना, मधु का खुद से याद हो ही जाएगा क्योंकि उसका अपोजिट है, ठीक है। तो शर्करा वातज में कितना देंगे, 1/4, पित्तज में देंगे 1/8 और कफज में 1/16, तो वैसे ही अपोजिट हो जाएगा मधु का कि 1/16, 1/8 और 1/4, मतलब मधु को हमको कफ में ज़्यादा देना है और शक्कर को हमें वात में ज़्यादा देना है। ये हो गए प्रक्षेप द्रव्य, ठीक है। पहले मसाले, फिर कुछ लिक्विड मीडिया और फिर शक्कर और मधु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछते हैं कि कल क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, या शर्करा और मधु कितना रेशियो में लिया जाता है, तो यह बता देना, ठीक है। उसके बाद सावधानियाँ, अब देखो हमेशा क्वाथ कुछ होता है वो क्या है, मंदाग्नि पे पाक करना चाहिए ताकि उसका सारा भाग अच्छे से आ जाए पूरा, ठीक है। उसके बाद पाक, जैसे हम अगर क्वाथ बना रहे हैं तो हमको उसको ढक के नहीं रखना है क्योंकि उसका पाक अच्छे से नहीं होगा, और उसको मतलब खुला रख के ही पकाना है। और उसके बाद चूर्ण कैसा लेना है हमको, यवकुट चूर्ण लेना है ताकि थोड़ा बड़ा, ताकि सारा भाग अच्छे से आ जाए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दोबारा पाक नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि क्वाथ बना लिया है उसके बाद आप वो ठंडा हो चुका है तो दोबारा पाक कर लिया, या फिर उसको बाद में फिर यूज़ कर लिया, तो ये भी नहीं करना है। एक बार 24 आवर्स शायद इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा पाक नहीं करना है, वस्त्र से छान लेना है। इसके अलावा और भी सावधानियाँ हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी ये इंपॉर्टेंट थी थोड़ी सी। उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, अनुपान में यूज़ कर सकते हैं, परिषेक में यूज़ कर सकते हैं, अवगाहन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब क्वाथ का यूज़ हम कर सकते हैं। द्वितीय कल्पनाओं के निर्माण में, जैसे अरिष्ट के निर्माण में, अवलेय के निर्माण में, इनमें भी हम करते हैं। भावना देने के लिए यूज़ करते हैं, और भी उपयोग आप अपने खुद के मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो पुनर्नवा अष्टक क्वाथ और रासना सप्तक, ये 2 क्वाथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में पूछे तो आप लिख सकते हैं ये दोनों क्वाथ, और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो पुनर्नवा अष्टक, इसमें क्या, पुनर्नवा अष्टक से सबसे पहले नाम तो पुनर्नवा तो है ही, और इसमें क्या क्या थोड़ी सी कड़वी कड़वी चीज़ें ही है। जैसे सबसे पहले है, ऐसे याद रखना कि दारू जो होती है वो कड़वी होती है, ऐसे करके याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, दारू हरिद्रा, और कैसी होती है, हरी होती है, हरी और कड़वी, ठीक है। तो दारू हरिद्रा हरितिकी, और कड़वा क्या क्या, निम्ब कड़वा होता है, कटुकी का मतलब नाम ही ऐसा है, कटुकी, कड़वी, पटोल और गुड़ुची, ये चार चीज़ें क्या होती है, कड़वी होती है, क्योंकि ये पंचतिक्त में पटोल गुड़ुची आता है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। द्रव्य गुण में वैसे आप पढ़ेंगे, इसमें भी आएगा, ठीक है। तो पुनर्नवा अष्टक से सबसे पहले पुनर्नवा लिख दिया। दारू हरिद्रा, ठीक है, कैसी होती है, कड़वी, तो कड़वी सी निम्ब, गुड़ुची, पटोल और कटुकी, कितने हो गए, 4 पैक, ऐसे याद रखेंगे। तो 4 ड्रग और है, कौन कौन सी, निम्ब, कटुकी, पटोल, गुड़ुची, 4 पैक, ठीक है। उसके बाद हरित की हरी होती है, मतलब तो दारू कैसी होती है, हरी होती है और कड़वी होती है, और बाकी एक बच गया शुंठी, तो वो आप याद कर लेना, ठीक है। तो पुनर्नवा एक हो गया, दारू हरिद्रा एक हो गया,
मतलब सेकंड। उसके बाद 4 पैक, तो 4 ड्रग है इसमें, कौन सी, कड़वी वाली। तो निम्ब, कटुकी, पटोल और गुड़ची, एक हरितकी और एक शुंठी। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्नवाष्टक। इसकी विधि जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे करना है। पुनर्नवाष्टक को किसके साथ लेना है, गौमूत्र के साथ लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर कैसे याद करें, जैसे कि उसने दारू पी ली तो उसको टॉक्सिसिटी हो गई तो उसने फिर गौमूत्र पी लिया, ऐसे मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो पांडु काष्ठ उदर रोग में इसका यूज़ करेंगे। सर्वांग शोथ, मतलब पुनर्नवा जो होते हैं वो शोथ के लिए, मतलब किडनी डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सर्वांग शोथ में हम इसका यूज़ करेंगे। बाकी पांडु काष्ठ उदर रोग श्वास इनमें। अब ठीक है, ये हो गया क्या, पुनर्नवाष्टक। अब रासना सप्तक, रासना सप्तक में जो होता है वो पुनर्नवा है। ठीक है, अब देखो पुनर्नवा अष्टक और रासना सप्तक में पुनर्नवा भी है फिर से। अब देखो ये ऐसा है कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो देव थे, मतलब उन्होंने क्या किया, ये जो देव हैं उन्होंने रासना मतलब रस पी के किसका, गोक्षुर, मतलब गोक्षुर से याद रखना कि असुर का वध किया। तो देवदारू ने, मतलब देव ने रस पीकर गोक्षुर असुर का वध किया, आरग वध। ठीक है, और पुनः पुनः किया, मतलब बार बार किया, मतलब वो एक बार क्या होता था, मर जाता था, फिर जिंदा हो जाता था, तो 7 बार ऐसे किया उन्होंने, तो रासना सप्तक इसमें आ जाएगा। और फिर उनका वाद बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया, एरंड, तेल और गुड़ूची खाया, ऐसे आप कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो पुनः सबसे पहले क्या, देव ने रासना पीकर, रस पीकर गोक्षुर का वध किया। और फिर क्या, एरंड अच्छा वाचमक होता है, तो एरंड और गुड़ूची भी याद रखना, एरंड और गुड़ूची खाया और पुनः पुनः वध किया। तो ऐसे करके 7 चीज़ें। अब साथ ही ये आपको पता है रासना सप्तक 60 ड्रग होगी, तो आप लिख सकते हो। अब इसका सहपान, मतलब इसको किसके साथ लेंगे, तो शुंठी की चूर्ण के साथ लेना है। शुंठी यहाँ भी ऐड हो गया, वहाँ भी एक्स्ट्रा में याद किया था, यहाँ भी याद करना है। ठीक है, तो शुंठी चूर्ण हमने किसके साथ, अनुपान या सहपान के रूप में लिया है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रासना जो होता है वो सबसे अच्छा वाचमक होता है, रासना भी, मतलब कि जो चरक सेकेंड ईयर की चरक है ना, और उसमें आग्रह प्रकरण में बताया गया है कि उत्तम वाचमक होता है रासना। तो ये वाद विकारों में लिख देना, वाद विकार कौन कौन से होते हैं उसके नाम भी लिख देंगे। जैसे तुम शूल, मतलब शूल अगर कहीं है तो वहाँ वाद का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, तो शूल लिख देना। जंघाग्रह, कटिग्रह, पार्श्वग्रह, पीड़ा, ये सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो हमने बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। क्वाथ में सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद विधि पढ़ ली है शारंगधर के अकॉर्डिंग, आचार्य मतलब शोषक के अकॉर्डिंग। बागभट जी ने क्या बताया, 1/4 रहने के लिए केवल शारंगधर ही ऐसे जिन्होंने 1/8 शेष रहने का बताया। द्रव्य गुण विज्ञान के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें, द्रव्य संघात के अकॉर्डिंग, और इन्होंने द्रव्य की मात्रा, मतलब कितनी क्वांटिटी लेनी है उसके अकॉर्डिंग जल की मात्रा बताई है। मात्रा कितनी है, 2 पल और 1 पल, ऐसा है। क्वाथ की मात्रा और क्वाथ के प्रक्षेप द्रव्य हीम और फांड के समान ही होते हैं। मतलब ही तुमको अगर क्वाथ की याद है तो हीम और फांड की हो जाए, अपने आप ही याद हो जाएंगे। मतलब मात्रा भी सेम है और तीनों के प्रक्षेप द्रव्य भी सेम है, तो अब आगे याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य 3 तरीके से बताएं क्वाथ में, मसाले वाला पार्ट हो गया, लिक्विड वाला, और शर्करा और मधु। सावधानियाँ, ठीक है, उपयोग और 2 तरीके के, पुनर्नवा अष्टक, रासना सप्तक। ठीक है, कैसे कैसे याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे चौथी कल्पना, हीम कल्पना। हीम मतलब कि नाम से ही समझ आ रहा है, हीम मतलब शीतल होगा वो, ठंडा। ठीक है, तो इसमें हमको अग्नि का संयोग नहीं करना है। अब देखो जैसे यवकुट द्रव्य, यहाँ भी यवकुट द्रव्य लेंगे। हमने यवकुट द्रव्य लिया और उसको शीतल जल, और कितना गुना पानी लेना है हमको, 6 गुना जल। ठीक है, तो हमने लिया 6 गुना जल और उसको रात्रि पर्यंत रखा और सुबह उसको मसल के यूज़ कर लिया, मतलब थोड़ा सा मसल के छान के यूज़ कर लिया। तो हमको हीम में कितना पानी लेना है, 6 गुना पानी लेना है, ये याद रखना है बस। इसमें हीम में कोई याद रखने वाली चीज़ है तो बस इतनी है कि जल को कितना मात्रा में लेना है, 6 गुना, क्योंकि मात्रा उसकी क्वाथ के समान है, प्रक्षेप द्रव्य उसके क्वाथ के समान है, और विधि इतनी टफ नहीं है। बच्चारक जी बोलते हैं कि इसमें गर्म जल लेना है, मतलब कि जल को गर्म करके फिर उसमें औषधि डालो, उसको रात्रि पर्यंत रखो, फिर मसल के छान के यूज़ कर लो। ठीक है, मात्रा वही, प्रक्षेप द्रव्य उसी के समान। हीम की एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 है, धान्य हीम और सारीवादी। अब देखो धनिया ये भी ठंडा होता है, शक्कर के साथ लेंगे इसको भी, जैसे कि तृष्णानाश और अंतर्दाह। विधि जो ऊपर बताई है वैसे ही आप लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखा है कि धान्य हीम के बारे में बताइए या धान्य हीम की विधि लिखिए, तो जो हीम की विधि है वही आप लिख देना कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। धान्य हीम एग्जाम्पल और उपयोग, तृष्णानाश और अंतर्दाह।
क्योंकि ठंडा होता है तो तृष्णा को नाश करेगा और दाह को नाश करेगा। सारीवादी हिम, अब सारीवादी आदि लिखा है तो इसमें और भी ड्रग्स आएगी। सारी याद करना तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी है, पर जैसे कि ठंडी ठंडी चीज़ें याद रख लेना। क्या क्या, जैसे ठंडी क्या होता है, चंदन, सारीवाद तो पहले खुद आ जाएगा। चंदन, मंजिष्ठा, खस, मतलब जो उशीर होता है वो ठंडा होता है। गुलाब, कमल, पुष्पी से दो हो जाएगा, शंख पुष्पी, धूम पुष्पी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसको भी शर्करा के साथ ही लेना है और ये भी शीतल होता है तो इसको भी पित्तज विकार, रक्तज विकार, अम्लपित्त, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हिम में हमको 6 गुना पानी लेना है, सिर्फ ये चीज़ एक याद रखनी है। चरक जी ने गर्म जल बोला है। मात्रा प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान हो जाएंगे और एग्जाम्पल हो जाएगा धान्य की और सारी बातें। ठीक है, अब हम देखेंगे फांड कल्पना। 5वीं कल्पना, ये मुख्य कल्पना की लास्ट कल्पना है। ठीक है, फांड से सबसे पहले तो फांड किन द्रव्यों का बनाते हैं, तो ये वाला पॉइंट देखिए आप, ये वाला। ठीक है, कि जिस द्रव्य के गुण जो थे वो क्वाथ में नष्ट हो जाते हैं और हिम में पूर्ण रूप से नहीं आ पाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब उन द्रव्यों का क्या करेंगे, हम फांड बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं ना कि अगर हम उसका क्वाथ बनाएंगे तो उसके गुण नष्ट हो जाएंगे, और अगर हिम बनाएंगे तो नहीं आ पाते, तो हम उनका फांड बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं, तो औषध द्रव्य। ठीक है, जिसका भी बनाना है औषध द्रव्य लिया, और हाँ, फांड से 4 याद रखना, इसमें 4 तो 4 गुना जल लेंगे। फांड से 4, 5 नहीं 4, मतलब इवन ही चल रहा है ना, अभी अपन ने 8 गुना जल लिया, 4 गुना जल लिया, 16 गुना जल लिया, तो इवन याद रखना 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गर्म जल लेना है। ठीक है, उबलता हुआ गर्म जल, मतलब कि एकदम जल को उबाल लेना है और उसी उबले हुए जल में हमको औषधि डाल देना है, मतलब गैस से उतार के, फिर वो गुनगुना होने तक उसको रखें और उसके बाद मसल के मिला के मसल के छान के यूज़ कर लें। ये हो जाएगा फांड। फांड में भी वही है कि 4 गुना जल लेना है, बस इतना याद रखना है। मात्रा प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान है। अब इसका एग्जाम्पल, इसके भी 2 एग्जाम्पल, पंचकोल फांड, यष्टि मधु फांड। पंचकोल फांड ही मेन है। पंचकोल में क्या आता है, देखो, पिपली, पिपलीमल, चवे, चित्रकोट, शुंठी, ये 5 चीज़ें आती है। बस 5 चीज़ों को ले लो, उसके ही कितना 4 गुना जल ले लो और उसका बना लो, मतलब कि फांड। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, पंचकोल, देखो ये थोड़ा सा तीक्ष्ण, तिक्त, कटु ऐसा होगा, तो इसे कफज ज्वर, वातज ज्वर में यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, और प्रतिशय में यूज़ करेंगे, और दीपन पाचन तो पंचकोल अच्छे करता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। यष्टि मधु फांड, अब थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, तो यष्टि मधु मतलब कि मुलेठी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शोणित स्थापन, स्तंभन कर देगा। शीतल चीज़ें क्या करती है, स्तंभन कर देती है ना, तो शोणित मतलब ब्लड को स्तंभित कर देगी। जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो इसका फांड पिला देंगे तो रुक जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो चाहे। शोणित स्थापन मतलब कि ब्लीडिंग का रुक जाना। वेदना स्थापन अच्छा है। केश और चक्षुष्य, यष्टि मधु मैद्य द्रव्य है। ठीक है, मतलब, और बल्य, तो बल्य, केश, चक्षुष्य, ये यष्टि मधु का जाएगा। तो फांड में भी हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि 4 गुना जल लेना है, एक ये और एग्जाम्पल, बाकी सेम है क्वाथ के। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम चूर्ण कल्पना। ठीक है, तो चूर्ण कल्पना सूत्री स्थान में भी बताइए और सारंग दर्जी में भी बताइए। अब इसकी परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, और यह विधि भी। अत्यंत शुष्कम, ठीक है, अत्यंत शुष्क मतलब कि बहुत, जिसका भी चूर्ण बनाना है वो द्रव हमको कैसा लेना है, अत्यंत शुष्क। ठीक है, अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम, बहुत अच्छे से पीस के उसको वस्त्र से छानना है, इतना फाइन होना चाहिए। जो हम चूर्ण रूप में औषधि यूज़ करेंगे वो वाला। ठीक है, फिर क्या लिखा है, तस्यात चूर्ण रजा शौद्र तन मात्रा कर संहिता, मतलब कि जो चूर्ण है उसके 2 पर्याय हैं, क्या क्या, रज और शौद्र, और शौद्र है मधु का पर्याय। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये शौद्र मतलब मधु हो जाएगा, और शौद्र मतलब हो जाएगा, शौद्र मतलब मधु और शौद्र मतलब चूर्ण। ठीक है, और रज, ये दोनों जो थे किसकी, चूर्ण की पर्याय है। और मात्रा कितनी है, 1 कश की मात्रा। मैंने बताया कवच से बताया था 1 कश की मात्रा। ठीक है, उसके बाद हम ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अत्यंत शुष्क द्रव्य को अच्छे से क्या, ईमानदस्ता, मतलब कि जो पीसने वाला खरल यंत्र या खलवे यंत्र जो भी होता है उसमें पीस के वस्त्र से छान के अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे कि, और फिर जैसे चूर्ण भी 2 तरीके की हम अगर बनाते हैं, जैसे कोई भी एक औषधि का चूर्ण बनाए, जैसे अश्वगंधा चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, तो वो हम तो एक ही बना लेंगे। लेकिन हमको अगर मिक्सचर बनाना है चूर्ण का, जैसे कि शीतोपलादि, तालेश आदि, तो इनमें हम एक चूर्ण नहीं करते, बहुत सारे होते हैं, 5-6 चूर्ण। तो हमको इसको ऐसा नहीं है कि साथ में सब औषधियों को मिला के चूर्ण बना लिया, सब औषधियों को अलग अलग लेना है, अलग अलग चूर्ण बनाना है, और चूर्ण
बनने के बाद फिर सबको मिक्स करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर्याय ह्रस्वोद्र मात्रा 1 वर्ष हो गई, वैसे अब मात्रा जो थी वो 3 से 6 ग्राम ली जाती है। संवेदना अवधि 2 महीने, संवेदना अवधि मतलब कि हम इसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं बनने के बाद, तो 2 महीने। उसके बाद ये उसके गुणों को छोड़ देगा, ठीक है, या उसके गुण नष्ट हो जाएंगे या फिर इतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब प्रक्षेप द्रव्य मैंने आपको बताया था, ये गुची वाला गुची 12 किसमें है, चूर्ण में, ठीक है। तो गुण हो जाएगा समान और चीनी हो जाएगी 2। अब मधुघृत वही 2 गुना मात्रा में, ठीक है, और स्वारस क्वाथ अन्य द्रव्य 4 गुना मात्रा में, सेम ही है। बाकी जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। अब इसमें अनुपान जो चूर्ण के लिए जो भी अनुपान लिया जाता है वो दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जैसे वात, पित्त और कफ कुछ भी अनुपान लेंगे तो वात में हमको 3 पल अनुपान लेना है, पित्त में हमको 2 पल अनुपान लेना है और कफ में 1 पल अनुपान लेना है। ये कल्क, अवलेह और चूर्ण, इनमें भी ये वाला अनुपान का यूज़ किया जाता है। मतलब कि सिर्फ चूर्ण के लिए नहीं है कि 3 गुना ले, मतलब सॉरी 3 पल लेना है, 2 पल लेना है, 1 पल लेना है। कोई भी औषधि ले रहे हैं तो वात, पित्त, कफ के अकॉर्डिंग 3 पल, 2 पल और 1 पल, 1 पल जो है अनुपान की मात्रा ली जाती है, ठीक है। ये हो गए चूर्ण। चूर्ण में टाइप्स, साधारण चूर्ण, मिश्र चूर्ण मैंने बता दिया है। एकल बनाएंगे तो कैसे, मिश्र बनाएंगे तो क्या क्या सावधानियाँ कैसे रखनी है। अब इसकी सावधानियाँ मैं बता देती हूँ, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आती नहीं है वैसे, पर ठीक है। सबसे पहले तो जैसे जो भी औषधि द्रव्य ले रहे हैं तो वो हमको थोड़ा सा अच्छा ही लेना है, मतलब कि जो सड़ा गला नहीं हो, उसमें आर्द्र अवस्था में ना हो, अत्यंत शुष्क अवस्था में हो। वो अगर आर्द्र अवस्था में होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे हो, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए, एकदम एक साथ पिसा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ मोटा कुछ पतला, इस तरीके से। फिर अच्छे से पैक करके उसको रख के फिर यूज़ करना है। तो ये कुछ छोटी मोटी सावधानियाँ हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तालिश आदि चूर्ण। सबसे पहला तालिश आदि और शीतोपलादि, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही। और ये दोनों का रेफरेंस क्या है, चिकित्सा राजक्षमा चैप्टर में पूछा जाता है। मतलब रोग अधिकार क्या है इसका, राजक्षमा, ठीक है। तो तालिश, ये दोनों के श्लोक वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद करना है। तालिश पत्रम मरीचम नागरम, ठीक है, और मरीचम नागरम पिपलिम शुभा, ये पहले है। तालिश पत्र, मरीचम, मरीच पता है, नागर मतलब शुंठी, पिपली और शुभा, शुभा मतलब ऊपर लिखा है देखो स्फटिका, ठीक है। सॉरी, शुभा मतलब हो जाएगा वंशलोचन और शुभ्रा मतलब स्फटिका, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है, ठीक है। ध्यान, शुभा मतलब वंशलोचन और शुभ्रा मतलब स्फटिका, ठीक है। तो ये कितनी चीज़ें हो गई, तालिश पत्र, मरीचम, नागरम, पिपली और शुभा, ठीक है। यथोत्तर भाग वृद्धया, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक भाग बढ़ाते जाना है। जैसे तालिश पत्र अगर 1 भाग है लिया है तो मरीच 2 भाग, नागर 3 भाग, पिपली 4 भाग, शुभा 5 भाग, ठीक है। यथोत्तर भाग वृद्धया त्वग एलेच अर्धभागी के, और त्वग और एला मतलब दालचीनी और एला कैसी लेना है, आधा आधा भाग लेना है। पिपल्य अष्टगुणा चात्र प्रदया शीत शर्करा, मतलब कि जो सीता लेना है हमको, मतलब शर्करा या मिश्री लेना है, वो हमको पिपली का कितना 8 गुना लेना है। तो पिपली कितनी है, नीचे देखिए 4 गुना, तो सीता कितनी हो जाएगी 32 गुना, ठीक है। फिर तो इन सबको हमको अलग अलग चूर्ण बनाना है, फिर सबको अच्छे से मिलाना, मिक्स करना है, तो हमारा चूर्ण तैयार हो जाएगा। और यूज़ किस में करेंगे, श्वास काश अरुचिहरम तत्चूर्ण दीपनम परम, कम से कम वो लास्ट वाला वर्ड तो याद रखना, दीपनम परम, ये किसकी, सिर्फ दीपन करने वाला, दीपनम परम किसके लिए आया है, तो तालिश आदि चूर्ण के लिए आया है, ठीक है। तो तालिश पत्रम मरीचम नागरम पिपलिम शुभा यथोत्तरम भाग वृद्धया त्वगेलेच अर्धभागी पिपल्याष्टगुणा चात्र प्रदया शीत शर्करा श्वास काश अरुचिहरम तत्चूर्ण दीपनम परम, ठीक है। ये श्लोक याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद मात्रा जो थी वो कितनी इसकी, 1 से 4 माशा मतलब ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 से 4 ग्राम लेना है। अनुपान वही मधुचर्पी, ठीक है। और उपयोग ऊपर लिखा है, श्वास काश अरुचिहरम, ठीक है। अब ये हो गया। अब शीतोपलादि, ठीक है। शीतोपलादि देखेंगे, शीतोपलाम तुगा शिरी पिपलिम बहुला त्वचा, वैसे ये वाला श्लोक भी तुमको याद करना चाहिए, पर ठीक है, इसके थोड़ा सा शीतोपलादि, ये जो इसका नाम है ना, इसमें ही इसका ड्रग्स है। देखो, स से हो जाएगा सीता, त से हो जाएगा तुगा शिरी, प से हो जाएगा पिपली, ला से बहुला, ठीक है। और मतलब जैसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो लाल तो बहुला याद कर लेना। शीतोपलादि, इससे हो जाएगा दालचीनी, द से हो जाएगा दालचीनी, या एला, मतलब ला से एला भी याद कर लेना, और द से दालचीनी, मतलब त्वचा को बोलते हैं, तो इसके अंदर ही। अब अंत्योर्ध्व द्विगुणितम,
मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी मात्रा दोगुना होती जाएगी। मतलब हम पीछे से चलते हैं, त्वचा मतलब दालचीनी की मात्रा 1 गुना है, तो बहुला की मात्रा हो जाएगी 2 गुना, पिपली 4 गुना, 8 गुना हो जाएगा तुगाशीरी और 16 गुना हो जाएगा मिश्री। ठीक है, तो सीतोपलादी इसके नाम से ही मैंने आपके कंटेंट बता दिए हैं। ठीक है, फिर चूर्णितम प्राश्चिद्वात तश्वास कास कफातुरम। ठीक है, चूर्ण और कैसे फिर ऊपर वाला छोड़ गया, लेह यन्न मधु शक्ति, मधु और शक्ति के साथ लेना है। श्वास कास के लिए यूज़ होता है ये कफ आतुरम, मतलब कि जो कफज रोग होते हैं उनमें हम यूज़ करेंगे। सुप्त जीवा, जीवा अगर सुप्त है तो उसमें अरुचि, अरुचि में अल्पाग्नि और पार्श्वलीना। ठीक है, एक बार मैं श्लोक पढ़ देती हूँ। शीतोपलाम तुगाशीरी पिप्लिम बहुला त्वचा अंत्योद्वत द्विगुणितम लेह्यन्य मधुचर्पिचा चूर्णितम प्राश्चिद्वात तच्छ्वास कफ आतुरम सुप्त जीवा अरुचिकीनम अल्पाग्नि पार्श्वलीनम। ठीक है, वैसे मैंने ट्रिक बता दी क्या क्या कंटेंट है इसमें। सीतोपला ता से हो जाएगा तुगाशीरी, प से पिपली, एला से एला, उदा से दालचीनी। ठीक है, मात्रा किसी अंत्योद्वत द्विगुणितम, ये वाला बढ़िया रखना, मतलब ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो दोगुना कर दे जाएंगे। मात्रा 3 से 6 ग्राम, अनुपान मधुचर्पी, उपयोग का आश्वास, ये सब बता दिया ऊपर मैंने। ये हो गया शीतोपलादी, ये दोनों चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में मिलते हैं। अब है हिंगवाष्टक चूर्ण, इसमें तो कोई ज़्यादा नहीं है। त्रिकटु अजमोदा, त्रिकटु अजमोदा सेंधवम जिरके द्वे। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, अगर इसमें त्रिकटु तो याद रखना, हिंगवाष्टक में हिंग तो होगा ही। ठीक है, हिंग तो अलग हो गया, बाकी कितनी हो गई, बाकी चीज़ें होगी त्रिकटु, जीरा और अजवाइन, और फिर क्या हो जाएगा सेंधव। ठीक है, ये याद हो जाएगा वैसे। तो त्रिकटु, त्रिकटु के साथ क्या आ जाएगा, जीरा और अजवाइन, जीरे भी कितने दोनों, तो सेंधव। वैसे इसकी पहली लाइन ही याद कर लोगे तो कंटेंट याद हो जाएंगे। त्रिकटु अजमुदा सेंधवम जिरके द्वे, त्रिकटु अजमुदा सेंधवम जिरके द्वे। फिर समधरण धृतानाम अष्टमो हिंगु भाग, और इन सबके समाए हिंगु भाग भी है, मतलब कितना समान भाग, एक भाग। ठीक है, प्रथम कवल भुक्तम शर्पिश चूर्ण में, मतलब कि इसको लेना कैसे है, तो पहले कोर के साथ, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो पहले कोर के साथ इसको सर्पी के साथ भी लेना है। ठीक है, जनयति जठराग्नि वात रोगाश्च हंति, और इसका उपयोग का मतलब इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो जनयति जठराग्नि वात रोग, मतलब कि जठराग्नि अगर मंद हो गई हो तो हम उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, और वात रोगों में। ठीक है, तो और क्या, पहली लाइन फिर से पढ़ देती हूँ, आपको सुनते सुनते याद हो जाए। त्रिकटु अजमुदा सेंधवम जिरके द्वे। ठीक है, हिंगू भी समान भाग प्रथम कवल के में लेना है इसको सर्पी के साथ, और किस में, जठराग्नि मंद हो गई और वात रोगों में। ठीक है, अब मात्रा 1 से 4 ग्राम, अनुपान वही मैंने बता दिया घृत के साथ, उपयोग हम देख लेंगे। ठीक है, एक और चूर्ण बचा है अविपत्तिकर चूर्ण। ठीक है, 4 चूर्ण एग्जाम्पल, बाकी सब अपन ने दो पढ़े थे लगभग, कल का हीम क्वात ये सब इसमें, पर अपन ने चूर्ण इम्पॉर्टेंट है तो हम इसमें 4 तो पढ़ेंगे, और इसमें से कोई आता ही है, मतलब ये चारों इम्पॉर्टेंट है। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण में देखो क्या आता है, त्रिफला त्रिकटु। ठीक है, त्रिफला त्रिकटु, फिर बस विडंग और विडलवण, त्रिफला त्रिकटु विडंग विडलवण कितना, और एक हो जाएगा मुस्त। ठीक है, तो ये हो गए 11 ड्रग्स, और 11 हो गए ना, 3 और 3 6 7 8 9, और एला पत्र से, हाँ एला पत्र को भी मिलाना है, तो ये हो गए 11 ड्रग। त्रिकटु त्रिफला मुस्ता विडश्च विडंगकम और एला पत्र से, तो ये 11 ड्रग पहले याद करना क्या क्या हो गई, त्रिकटु त्रिफला 2 वर्ड से, विडंग और विडलवण दोनों है। ठीक है, फिर नागरमोथा, एला और तेजपत्ता। ठीक है, तेजपत्र, ये एला पत्र से एला से हो जाएगा एला, और पत्र से हो जाएगा तेजपत्र। ठीक है, नागरमोथा, एला और तेजपत्र, तो ये 11 ड्रग हो गई, इन सबको एक एक भाग लेना है। ठीक है, फिर है सर्वम एकीकृत यावत लवंग, मतलब कि इन सबको एकीकृत करके उतना ही लवंग लेना है, मतलब कि 11 भाग लवंग लेना है। तो एक एक भाग करके ये सारी ड्रग हो गई, तो 11 भाग ये हो गई, और 11 भाग हो गई क्या, लवंग, टोटल हो गया 22 भाग। अब सर्व चूर्णम द्विगुणितम त्रिवृत चूर्णम प्रदापियेत, तो अब उसने बोला है कि सारे चूर्ण का 2 गुना हमको लेना है त्रिवृत चूर्ण, तो सारे चूर्ण का 2 गुना कितना हो जाएगा, 22 का 2 गुना 44, मतलब 44, तो 44 भाग हमको लेना है त्रिवृत चूर्ण। फिर बोला है सर्वम एकीकृत यावत शर्करा यान्वितम, और सारे चूर्ण को मिला के, मतलब जितना भी चूर्ण हुआ है उसके बराबर हमको लेना है शर्करा। तो कितना हो गया है, सबसे पहला 11 भाग हो गए एक एक ड्रग से, तो वो 11 भाग हो गया, फिर 11 भाग लवंग, और 44 भाग क्या हो गया, त्रिवृत चूर्ण, तो टोटल 66, तो 66 भाग हमको क्या लेना है, शर्करा। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले 11 ड्रग है इसमें अविपत्तिकर में, त्रिकटु त्रिफला
6 ये हो गई। विडश्च्य विडंग का मतलब विड लवण और विडंग, मुश्ता एला और तेजपत्र, इन सबको हमको समान भाग में लेना है और उतना ही लेना है लवंग उसके बाद। और फिर इन दोनों को मिला के जो दोगुना होगा वो लेना है हमको क्या, त्रिवृत चूर्ण। त्रिवृत चूर्ण ले लिया। फिर त्रिवृत चूर्ण के बाद हमको सबको मिला के लेना है शर्करा, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें शर्करा होगी, तो ये हो जाएगा 66 भाग। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। फिर मात्रा जो होती है वो 3 से 6 ग्राम, वैसे आपको यह याद हो गया होगा, बस इसको रिवाइज कर लेना तो याद रहेगा। अनुपान मधु और जल और दुग्ध। मुख्य उपयोग अभिपत्तिकर, क्या होता है अभिपत्तिकर, सबने सुना ही होगा। तो जैसे आते हैं तो एसिडिटी हो रही, अभिपत्तिकर चूर्ण ले लो, अभिपत्तिकर अग्निमांद्य विबंध अर्श, इनमें यूज होगा। एक बार मैं फिर से याद करा देती हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 11 ट्राइए, त्रिकटु त्रिफला 6, 2 वर्षे विडंग और विड लवण। फिर 3 अलग है, मुश्ता एला और तेजपत्र, मुश्ता एला तेजपत्र 11 हो गई। 11 के बाद लवण और लवण के बाद त्रिवृत चूर्ण और सबसे आखिरी में सबके बराबर लेना है शर्करा। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने अभिपत्तिकर चूर्ण। थोड़ा सा चूर्ण रिवाइज कर देते हैं, हो गया हमारा। ठीक है, देखो चूर्ण कल्पना, अब मैंने ये जो पर्याय भी बताया ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी याद रखना, और जो डिफ्रेंशिएट करने वाला है वो भी, कि जैसे मधु को शौद्र बोलते हैं, ये भी याद ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले चूर्ण कल्पना, अत्यंत शुष्क द्रव्य लेना है। अत्यंत शुष्कम यह द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्रगालितम तस्यात् चूर्ण रज शूद्र तन्मात्रा कर संहिता। ठीक है, पर्याय हो गए, मात्रा हो गई, और संहिता अवधि 2 महीने, प्रक्षेप द्रव्य गुची 12, बाकी सेम है किसके जैसे, कल्क के जैसे। अनुपान ये वाला याद रखना, ये वाला कि वात पित्त कफ 3 पल 2 पल 1 पल, बाद में सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा तालिश आदि चूर्ण। ठीक है, तालिश आदि चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, जो शीतोपलादी के नाम से कंटेंट बता देती है। हिंगवाष्टक, त्रिकटु, हिंगवाष्टक की पहली लाइन याद रखना, त्रिकटु अजमुदा सेंधवम जिरकेद्वे, त्रिकटु से स्टार्ट होता है हिंग। ठीक है, त्रिकटु अजमुदा सेंधवम जिरकेद्वे। उसके बाद जो अभिपत्तिकर चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण में 11 ड्रग, फिर लवंग, फिर आगे त्रिवृत चूर्ण और सबसे आगे लास्ट में आगे शर्करा। ठीक है, तो ये सारे चूर्ण हो गए। चूर्ण की विधि कैसी है, जो भी चूर्ण है विधि से एक जैसी लिखना, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अच्छे से थोड़ा सा डिनोट करके। ये पहले इस चूर्ण का मतलब अलग अलग चूर्ण है, तो पहले इस ड्रग का चूर्ण बनाएंगे, फिर इस ड्रग का कैसे कैसे बनाएंगे, सावधानियाँ अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। फिर मात्रा सबका 3 से 6 ग्राम चूर्ण की मात्रा। ठीक है, अनुपान ज़्यादातर यही है, मधुघृत, अभिपत्तिकर का मधु जल है कि गर्म जल में अभिपत्तिकर चूर्ण को लेके पेट खराब हो रहा है तो ले लिया, तो ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच के लिख सकते हो तुम। और मुख्य उपयोग वही अभिपत्तिकर का तो अम्ल पित्त अग्निमांद्य विबंध, बाकी ऊपर भी जो यूज़ किए करते हैं तालिश आदि शीतोपलादी श्वास काश में, तो ठीक है। वैसे हो गया, ये हो गया अपनी चूर्ण कल्पना। मतलब आज अपन ने 4 कल्पनाएं पढ़ी जो मेन मतलब कल्पनाएं थी, और एक द्वितीय कल्पना पढ़ी जो कल्क के अंतर्गत आती है। कौन सी, चूर्ण कल्पना। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस।